Good morning, children. Children, for the past few days we have been doing only live classes. तो बहुत सारे बच्चे जो है वो लाइव क्लासेस को किसी रीजन की वजह से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और जो अब तक की पढ़ाई हुई है वो मिस कर गए हैं। तो आज का वीडियो मैंने इस बात को ध्यान में रख के बनाया है कि अगर आपने पिछले कुछ लाइव क्लासेस अटेंड ना भी किए हैं तो आप आज के क्लासेस को देख करके सारी चीजों को कवर कर लोगे। ठीक है, आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा। Children, we had started chapter number 16, who will do this work, and till now we had discussed the various reasons that compel a person to do such kind of work even if they don't want to do these works. बेटा, आप अपने अभी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स देख रहे हो। इन पिक्चर्स पे बेटा आपको क्या दिख रहा है? किसी पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक छोटा सा नन्हा सा मासूम सा बच्चा वो स्कूल जाने की बजाय, खेलने के बजाय, दोस्तों से झगड़ा करने की बजाय वो कचड़ों के ढेर में घुस करके ही इज पिकिंग अप द थिंग्स, चीजों को उठा रहा है। किसी पिक्चर में आप देखते हैं कि एक इंसान जो है वो गटर में घुस करके, यू नो व्हाट इज देयर इन अ गटर। गटर में क्या होता है बेटा? ऑल द शिट, जितना भी कचरा है जो कि हमारे घर से निकलता है, इंक्लूडिंग द कचरा ऑफ आवर बाथरूम्स, वो सारा कचरा जो है बेटा, नालियों का कचरा, इंडस्ट्री से निकला हुआ जो वेस्ट वाटर है, ये सारा कुछ जो है बच्चों गटर में जाता है। और उस गटर में देखिए कि ये इंसान जो है ऐसे ही बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना अपने बॉडी पर कोई प्रोटेक्टिव क्लोथ को पहने, बिना ग्लव्स लगाए, बिना मास्क लगाए, वो वहां पर घुस करके उसकी सफाई कर रहा है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों में से कितने बच्चे इन कामों को करना चाहेंगे इस तरह से जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यू वुड आंसर इन नेगेटिव कि नहीं मैम, मैं ऐसे काम को नहीं करना चाहूंगा, कम से कम इस तरीके से तो नहीं करना चाहूंगा। हाँ, शायद आप मुझे मशीन दे दो, कुछ प्रोटेक्टिव गैस दे दो तो मैं सोचूंगा। फिर बेटा, जब आप इस तरह के काम को इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो ये भी तो नहीं करना चाहते होंगे। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कि इन्हें मजबूर करती है इन कामों को करने के लिए? तो बहुत सारे रीजंस इसके निकल के आए थे। चलिए उन रीजंस को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एक मेजर रीजन जो कि निकल के आया था, दैट वाज पॉवर्टी, गरीबी। बच्चों, इस तरह के काम को जनरली अपने मन से कोई नहीं करना चाहता है, ठीक है, लेकिन देयर आर मेनी पर्सन्स हु डोंट हैव एनफ मनी, फूड एंड रिसोर्सेस कि वो अपनी भूख को मिटा सके, अपने फैमिली मेंबर्स की भूख को मिटा सके, उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। इन सच कंडीशन बेटा, दे बिकम रेडी टू डू सच वर्क्स कि ओके, मुझे इन ऑर्डर टू सेव माई लाइफ, इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ माई फैमिली मेंबर्स, मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए आई एम रेडी टू डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क, यू जस्ट पे मी द मनी और गिव मी द फूड और द रिसोर्सेस दैट आर नीडेड बाय मी एंड माई फैमिली मेंबर्स। अब वो एक अलग मुद्दा है कि व्हाई सच कंडीशन इज हियर, ऐसा कंडीशन है ही क्यों? Why a person is so poor? कोई इंसान इतना गरीब है ही क्यों? उसके भी बहुत रीजंस हैं और वो सारे रीजंस जो है रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इंसान को कंपेल करने के लिए, ऐसे काम के लिए। ठीक है, तो बेटा एक रीजन निकल के आता है, मेजर रीजन, दैट इज पॉवर्टी। नाउ द सेकेंड मेजर रीजन दैट वी हैड डिस्कस्ड, दैट वाज कास्ट सिस्टम, है ना। अब ये कास्ट सिस्टम क्या है, पहले तो इसे समझना जरूरी है। बेटा देखिए, देयर आर मेंबर्स इन द सोसाइटी, हम सभी से मिलकर के क्या होता है, सोसाइटी बनता है ना। मान लीजिए, मैं बस एक आपको एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है। देयर इज अ पर्सन हु डज द वर्क ऑफ टीचिंग, ठीक है। देन देयर इज अ पॉटर, ठीक है, जो कि पॉट्स बनाता है, पॉटरी करता है, क्ले से पॉट्स को बनाया करता है। देन देयर इज अ गोल्ड स्मिथ, ठीक है, कोई सोनार है जो कि सोने की ज्वेलरी बनाया करता है। देन देयर इज
इज अ बिजनेसमैन, ठीक है, कोई एक इंसान है जो कि बिजनेस किया करता है। देयर इज अ क्लीनर, एक इंसान है हु क्लीन्स द डर्ट, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि शुरू में सोसाइटी को लोगों के काम के आधार पर बांट दिया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय पीपल, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे हम लोग भी क्लास में कभी कभी ग्रुप बनाते हैं ना कि हाँ भाई ये तो डांसर्स का ग्रुप है, ये बच्चे जो है दे आर एक्सेलेंट डांसर्स, ये बच्चे जो है ये भाई ये बहुत ही अच्छा पेंटिंग करते हैं, ये जो ग्रुप है ये उन बच्चों का है जो कि बहुत ही शैतान बच्चे हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट भी है ना। तो बेटा इस तरह से हम लोग ग्रुप बनाते हैं। उसी तरीके से सोसाइटी को भी ग्रुप में बांटा गया शुरू में लोगों के जॉब के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये जो ग्रुप का क्लासिफिकेशन का सिस्टम था बेटा, इट बिकेम वेरी रिजिड एंड इट बिकेम करप्ट इन अ वे, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ये करप्ट हो गया। कैसे? देखिए, मान लीजिए, ठीक है, लोगों ने अपने स्किल के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से वर्क को चुना कि मुझे पॉटरी अच्छा लगता है, मैं पॉटरी लूंगा, मुझे टीचिंग अच्छा लगता है, आई विल डू द वर्क ऑफ टीचिंग, ठीक है, मुझे तो भाई बिजनेस करना है तो मैं बिजनेस करूंगा, मुझे एग्रीकल्चर पसंद है सो आई विल बिकम अ फार्मर। इस तरह से लोगों ने अपनी अपनी इच्छा और स्किल के अनुसार जो है काम को चुना। लेकिन बाद में ये सिस्टम जो है इसके बेसिस पे ना होकर के बर्थ के बेसिस पे होना शुरू हो गया। क्या मतलब है कहने का? इफ समवन इज बोर्न टू दिस पर्सन हु इज अ टीचर, ठीक है, मान लीजिए ये टीचर जो है, इनके जो बच्चे हैं इनको भी बेटा फिर बोला गया कि आप अगर कोई काम करेंगे तो वो केवल टीचिंग का ही जॉब होगा, यू आर नॉट अलाउड टू डू अदर वर्क। अब बताओ, अगर इनके एक बच्चे को भाई बिजनेस में मन लगता है, दूसरे को पॉटरी में मन लगता है और दोनों के पास अपने अपने काम को करने के लिए स्किल्स भी है, इसे अच्छे से बिजनेस चलाना आता है, इसे अच्छे से पॉटरी करना आता है, लेकिन इसे रोक दिया जाए कि नहीं, सिंस यू वर बोर्न in the family of a teacher, therefore you are not allowed to take up any other job but only teaching. Don't you think that is an injustice to them? गलत है ना? लगता है ना कि थोड़ा सा बेटा इनजस्टिस हो रहा है। मेरे को जो मन, मेरे पास जो स्किल है वो काम करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही करने लग गए लोग कि हाँ, जो क्लीनर्स की फैमिली में बॉर्न होते हैं उनको अगर टीचिंग आती है या दे आर गुड इन डूइंग सम अदर जॉब, लेकिन उसको कंपेल किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि नहीं, आप क्लीनर्स की फैमिली में बॉर्न हुए हो तो आप क्लीनिंग का ही काम करोगे, आप गोल्डस्मिथ की फैमिली में बॉर्न हुए हो तो आपको गोल्डस्मिथ का ही काम करना होगा, आप पॉटर की फैमिली में बॉर्न हुए हो तो आपको पॉटरी का ही काम करना होगा। तो देखो बेटा, शुरू में ये काम के आधार पर शुरू हुआ था, है ना, कि ठीक है ये इनका ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है, ये उनका ग्रुप है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको जॉब स्किल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं करके बर्थ के बेसिस पे क्लासिफाई करना शुरू कर दिया गया कि आप इस फैमिली में अगर वीवर्स की फैमिली में बॉर्न हुए हो तो आपको वीविंग का ही काम करना है बड़े होकर के, यू कांट टेक अप एनी अदर वर्क। तो बेटा यही था जहां से गड़बड़ी आनी शुरू हुई। फिर क्या हुआ धीरे धीरे कि जैसे मान लो ये क्लीनर्स हो गए, ठीक है, क्लीनर्स क्या किया करते थे, दे यूज्ड टू क्लीन द डर्ट, ये गंदगी को साफ किया करते थे। गंदगी कौन फैलाता था? गंदगी सारे लोग मिलके फैलाया करते थे, सारे ग्रुप के लोग गंदगी किया करते थे, ठीक है, इनका काम होता था उसे साफ करना। अब तुम ये सोचो बेटा कि आपके स्कूल के सामने में इफ देयर इज सम डर्ट, if there is a heap of garbage and nobody cleans it, what is going to happen? क्या होगा? सब जगह जो है इन्फेक्शन फैलेगा, बीमारियां फैलेंगी, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े सब बढ़ जाएंगे, बदबू रहेगी, वहां पे रहना बेटा मुश्किल हो जाएगा।
तो जो इंसान उस डर्ट को साफ करता है, isn't that person worth being respected? क्या ये बहुत साहस, बहुत हिम्मत का काम नहीं है जो उस गंदगी को साफ करने के लिए जाता है? और उसको बेटा लोग रेस्पेक्ट करने की बजाय धीरे धीरे जो है उन्हें पीपल बिलोंगिंग टू लो कास्ट समझने लग गए, उन्हें नीची जाति का लोग समझा जाने लग गया। सभी ऐसा नहीं मानते थे, लेकिन ये सिस्टम जो था वो बहुत हद तक प्रिवेल करता जा रहा था सोसाइटी में। ठीक है, कि जो क्लीनर्स होते थे या फिर इसी तरह का जो काम किया करते थे, जो कि डेड बॉडीज को क्रीमेट किया करते थे। बेटा जैसे आपको पता है कि हिंदुइज्म में ऐसा होता है कि व्हेन अ पर्सन डाइज तो द बॉडी इज क्रीमेटेड, इट इज बर्न्ड, है ना। तो जो लोग उसे डेड बॉडी को क्रीमेट करने का काम किया करते थे, जलाने का काम किया करते थे, ठीक है, जो लोग क्लीनिंग का काम किया करते थे, जो लोग लेदर का काम किया करते थे, इनको क्या है, कुछ लोग समझने लगे कि ये दीज आर द पीपल हु बिलोंग टू लो कास्ट। बेटा जहां पर आपने अपर कास्ट लोअर कास्ट में डिवाइड कर दिया ग्रुप को, बेटा वहीं पर से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया, वहीं पर से भेदभाव शुरू हो गया। बिकॉज व्हाट आई पर्सनली फील इज दैट देयर इज नोबडी हु इज ग्रेटर देन मी, और ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे छोटा है। मैं महान नहीं हूं, कोई दूसरा भी महान नहीं है। मैं किसी से कम महान नहीं हूं, कोई मुझसे कम महान नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझ में केवल अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। किसी चीज में मैं अच्छी हूं, किसी चीज में आप अच्छे हैं। तो मैं आपसे ऊपर नहीं हूं, ना ही आप मुझसे ऊपर है। दिस इज व्हाट आई फील पर्सनली। हम सबका बेटा अपना अपना रोल है, अपना अपना स्किल है, अपना अपना इम्पोर्टेंस है। आपने सुना है ना फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होता है? एक सिंपल से फूड चेन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं बेटा। मान लीजिए एक टाइगर है, ठीक। टाइगर ईट्स डियर। डियर क्या खाता है? इट ईट्स ग्रास, प्लांट पार्ट्स, ठीक है। अब बच्चों अगर डियर खत्म हो जाएंगे तो विल टाइगर्स बी एबल टू सर्वाइव? नो, क्योंकि इसका फूड ही खत्म हो गया। जब इसका फूड है ही नहीं तो टाइगर्स विल डाई बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, भूख से ये मर जाएंगे। अगर ग्रास खत्म हो जाता है बेटा, ठीक है, तो डियर ही जिंदा नहीं बचेंगे क्योंकि इनका फूड खत्म हो गया। अब डियर जिंदा नहीं बचे तो भाई टाइगर भी जिंदा नहीं बचेंगे क्योंकि टाइगर का फूड खत्म हो गया। अगर टाइगर जिंदा नहीं बचे तो क्या होगा जानते हो? इनको खाने वाला कोई नहीं होगा, इनका पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ग्रास ईटिंग डियर का, जिसकी वजह से ग्रास का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा डियर होंगे, ज्यादा ग्रास खाएंगे, तो एक दिन भाई ग्रास खत्म हो जाएगा, फिर ग्रास खत्म हो जाएगा तो डियर भी खत्म हो जाएंगे। तो बेटा देखो ये पूरा एक चेन है जहां पर हर कोई का एक इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि टाइगर जो है वो बड़ा ही ग्रेट हो गया और डियर जो है वो उससे भाई स्मॉलर हो गया। डियर नहीं तो टाइगर नहीं, टाइगर नहीं तो ये नहीं, एक भी इसमें से बेटा गायब अगर होता है तो ये पूरा सिस्टम ही बेटा एग्जिस्ट करना छोड़ देगा, खत्म हो जाएगा। तो इन द सोसाइटी ऑल्सो ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी वर्कर हैज इट्स ओन रोल टू प्ले। अगर कोई क्लीन नहीं करेगा तो फिर डिजीजेस फैल जाएंगे, कोई टीच नहीं करेगा तो फिर किसी को नॉलेज ही नहीं होगा, टीचर्स नहीं होंगे तो फिर नॉलेज नहीं होगा, फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या बाकी फार्मर्स वगैरह नहीं बनेंगे। फार्मर्स नहीं होंगे तो नोबडी विल प्रोड्यूस द फूड, तो खाना नहीं होगा तो टीचर्स नहीं होंगे। तो देखो बेटा हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो मेरे हिसाब से कोई भी ऊपर या कोई भी नीचे नहीं होता, हर का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन उस समय लोग ऐसा मानने लग गए
कि ये जो क्लीनिंग का काम करते हैं, लेदर का काम करते हैं, दीज आर पीपल हु बिलोंग टू लो कास्ट ग्रुप, और बाकी कुछ लोग जो है वो अपर कास्ट के लोग होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इन लो कास्ट ग्रुप के लोगों को अनटचेबल समझा जाने लग गया। अनटचेबल मतलब भाई that is not worth being touched according to the mindset of some people। उनको ऐसा लगता था कुछ लोगों को कि अगर इन लो कास्ट के लोगों को हम छू भी दें तो I will become impure because these people are dirty people, they clean dirt, they clean garbage, they belong to low caste। यहां तक कि बेटा स्थिति ऐसे हद तक पहुंची हुई थी कि लो कास्ट लोगों का जो वेल होता था वो अलग होता था, अपर कास्ट के लोगों का जो वेल होता था वो अलग होता था। लोअर कास्ट के लोग जो थे वो अपर कास्ट के वेल से पानी अगर निकाल लिए तो फिर लोग समझते थे कि पूरे कुएं का पानी ही जो है इट हैज बिकम डर्टी, इट हैज बिकम इम्प्योर। लोअर कास्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द हाउस ऑफ अपर कास्ट पीपल। हर कोई ऐसा नहीं था, लेकिन ये बहुत ज्यादा था। और सबसे दुख की बात यह है बेटा कि दिस थिंग एग्जिस्ट टिल नाउ। आज भी इतना ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हमारे देश के कई पार्ट में बेटा कास्ट सिस्टम को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। आप लोगों को मैंने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक वीडियो दिखाया था, आपको याद होगा, जहां पर आप देखते हैं कि वो छोटा सा मासूम सा जो बच्चा है वो जाता है एक बार्बर के पास एंड रिक्वेस्ट हिम टू कट हिज हेयर, कि मेरे बाल काट दो। ठीक है, फिर आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद एक दूसरा बच्चा कम्स देयर विथ हिज फादर एंड ही टेल्स हिज फादर दैट ही वोंट गेट हिज हेयर कट एट दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर बाल कटवा रहे हैं। फिर आपको पता चलता है कि बार्बर जो है वो भी जो है भीमराव अंबेडकर को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बताया भीमराव अंबेडकर। फिर वो बार्बर जो है उनसे पूछता है कि जाति क्या है, व्हाट इज योर कास्ट, टू विच कास्ट डू यू बिलोंग। तो वो बेचारा चुप था, छोटा सा बच्चा। लोअर कास्ट क्या होता है, अपर कास्ट क्या होता है, आपको भी तो नहीं पता था ना, तो वैसे ही वो मासूम सा बच्चा चुप था, वो सोच रहा था। तो क्या है कि ये समझ गया बार्बर कि नहीं, ये जो है ये लोअर कास्ट को बिलोंग करता है। बेटा जिस फैमिली में, जिस कास्ट ग्रुप में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, उसको सोसाइटी जो थी वो माना करती थी कि उस कास्ट के लोग जो है लो कास्ट के ग्रुप होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स, उनको लोग छूना तक जो है वो सही नहीं समझते थे। तो बार्बर ने रिफ्यूज कर दिया कि आई विल नॉट कट योर हेयर, और वो मासूम सा बच्चा बेचारा सोचता रह जाता है कि व्हाट इज माय फॉल्ट, हुआ क्या, क्यों ये बार्बर बोल रहा है कि मेरे बाल नहीं काटेगा। एंड दिस बार्बर इज रेडी टू कट द हेयर ऑफ दैट काउ, उस गाय जो है उसके बाल काटने को ये तैयार है। गाय का बाल ये काट सकता है, मेरा बाल काटेगा तो इम्प्योर हो जाएगा। ये उसको लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि ये कैसा लॉजिक है, कैसे इम्प्योर हो जाएगा वो। आप जो है और भी आर्टिकल्स वगैरह अगर पढ़ोगे, ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा उनके लाइफ के बारे में कि अंबेडकर जो थे वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। आपको तो पता है ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फॉरेन जा करके उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्रीज ली, तो बहुत पढ़े लिखे थे। लेकिन चूंकि वो लो कास्ट को बिलोंग करते थे तो उस वजह से उनको बहुत सा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज्यादा भेदभाव भी झेलना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि उस कास्ट के बच्चों को पढ़ने की इजाजत तो थी, तो ये और उस कास्ट के दूसरे बच्चों जो थे वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाया तो करते थे, बट दे वर नॉट अलाउड इनसाइड द क्लास, उनको अंदर आने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने शायद एक बुक लिखी है नो प्योन नो वाटर करके। तो वहां पर क्या होता था कि ये बच्चे जो थे अपने बैठने के लिए
बोरा जो होता है, गनी सैक्स, वो खुद ले जाया करते थे और वापस आते वक्त अपने बोरे को ले आया करते थे। ठीक है, और जब उन्हें प्यास लगती थी तो कोई प्यून जो होता था वो काफी ऊपर से जो है ऐसे घड़े से पानी ढार करके देता था, ताकि भाई टच ना हो जाए। टच हो जाएगा अगर तो फिर सब कुछ इम्प्योर हो जाएगा। देखे, तो यही बेटा कास्ट सिस्टम जो है ये था, जो आज भी कई जगह पर फॉलो किया जा रहा है। तो कास्ट सिस्टम की वजह से लोग भले ही कई बार पढ़ लिख लेते हैं, जिनको सोसाइटी कभी कभी लो कास्ट से बिलोंग करता हुआ समझती है, अगर उस ग्रुप के लोग जो है अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं तो उन्हें कई बार सोसाइटी जो है दूसरा काम नहीं करने देती है और वो मजबूर हो जाते हैं क्लीनिंग जॉब को ही लेने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए, अब फिर ये सवाल आता है कि आज तक ये सिस्टम क्यों है? Why is there discrimination on the basis of caste? क्यों अपनी मर्जी से काम को नहीं चुन सकते आज भी देश के कई भागों में? ठीक है, तो ये सारी बातें जो है बेटा रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के काम करवाने के लिए, है ना? ओके बेटा, उसके बाद हम लोगों ने थर्ड जो डिस्कस किया था दैट वाज लैक ऑफ एजुकेशन। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, देयर इज अ लैक ऑफ स्किल ऑल्सो। ठीक है, दूसरे काम को कैसे करना है, क्राफ्ट को कैसे करना है, कैसे गोल्ड ज्वेलरी बनानी है, क्या टीच करना है, कैसे टीच करना है, लेटर्स पढ़ना कैसे है, तो ना उन्हें उनके पास प्रॉपर एजुकेशन रहता है, ना उनके पास कोई ऐसा स्किल होता है कि वो दूसरे काम को कर सके, तो फिर उन्हें कुछ सोचता नहीं है और मजबूरी में आकर के दे टेक अप सच काइंड ऑफ वर्क। यहाँ पर भी ये सवाल है कि ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ कुछ लोग पढ़े हुए हैं और कुछ लोग नहीं पढ़े हुए हैं। कुछ लोगों के पास स्किल जो है वो नहीं है दूसरे काम को करने का, है ना? और पहली बात तो ये आती है कि इस तरीके से जो है ये गंदगी फैल ही क्यों जाती है कि नहीं? अगर इस तरह से गंदगी फैले ही नहीं तो किसी को भी ऐसे साफ नहीं करना पड़ेगा। फिर भी कुछ सफाई तो जरूर करनी पड़ेगी, गटर्स में तो कुछ जाता ही है मटेरियल, तो उसको साफ करने के लिए बेटा इतना साइंस डेवलप कर गया है, मशीन्स का यूज किया जा सकता है। सुहानी ने आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था जहां पर उसने बोला था कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि काम करने जाया करते थे, ठीक इसी तरह से जैसे आपको पिक्चर्स में दिखाया गया, और वो कचड़े को क्लीन किया करते थे। तो वन ऑफ देम थॉट कि व्हाई नॉट मेक अ मशीन that will do this work so that nobody is compelled to do such type of work। तो उसने सोचा कि वह सोचा ही नहीं, उसने वैसा मशीन बनाया भी जिसपे केवल जैसा सुहानी ने बताया था कि बस बैठ जाना होता था और ऑपरेट करना होता था मशीन को, एंड द मशीन यूज टू क्लीन द डस्ट। तो किसी को भी भाई उस तरह से कचरे को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, है कि नहीं? तो ये हो गया बेटा। उसके बाद जो है एक रीजन हमने देखा था जहां पे लिखा था बीइंग एन ऑर्फन। बेटा कई बार कुछ लोग इस मामले में कह सकते हो कि अनलकी होते हैं कि वो ऑर्फन होते हैं, उनका कोई गार्डियन नहीं होता। अब जब उनका कोई केयर टेकर ही नहीं है, ऐसे में अब भाई वो भूखे भटक रहे हैं, कहीं पर भी बीमार है या किसी और चीज की जरूरत है, खाने की जरूरत है, कोई और रास्ता उन्हें सोचता नहीं, तो फिर दे बिकम रेडी टू डू सच काइंड ऑफ वर्क so that they earn some money and they are able to fulfill their needs, है ना? फिर एक और रीजन हमने डिस्कस किया था कि many a time because of certain reasons people are abandoned by the society। जैसे कि एक आर्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं, कभी मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि लेपर्स जो होते हैं, लेपर्स आपको मैंने बताया था लेप्रेसी डिजीज के जो पेशेंट्स हैं बेटा, उनसे पता नहीं बहुत सारे लोग जो है वो बहुत एकदम डिस्क्रिमिनेशन किया करते हैं। ठीक है, तो कई बार अपने घर के लोग भी जो होते थे, अगर कोई लेप्रेसी से इन्फेक्टेड हो जाता था तो उसे घर से निकाल दिया करते थे, इस डर से कि वो डिजीज जो है भाई वो कम्युनिकेबल डिजीज है, मुझे भी हो जाएगा।
फिर पूरे मेरे बॉडी में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, घाव हो जाएंगे, पस विल स्टार्ट ओजिंग आउट। तो बिकॉज ऑफ दिस फियर वो क्या करते थे कि अपने फैमिली मेंबर को जो कि इन्फेक्ट हो चुका था लेप्रेसी से, कई केसेस में वो बोला करते थे कि यू प्लीज गो, ठीक है। या कई बार जो है लेप्रेसी के पेशेंट्स खुद ही छोड़ के चले जाया करते थे कि व्हाई शुड आई इन्फेक्ट अदर्स, ठीक है। तो ऐसा उनको लगा करता था कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है और इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, और इसकी वजह से इनके पेशेंट्स जो होते थे वो डिस्कार्डेड हो जाते थे, सोसाइटी से अलग हो जाया करते थे, ठीक है। लेकिन उनका ट्रीटमेंट होने के बावजूद, जब वो पूरी अच्छी तरीके से क्योर हो जाया करते थे, उसके बावजूद एक बार न्यूज़पेपर में निकाला था कि बहुत सारे लेप्रेसी के पेशेंट्स थे जिनको उनकी फैमिली ने, सोसाइटी ने डिस्कार्ड कर दिया गया था। फिर किसी एनजीओ ने उनका ट्रीटमेंट वगैरह कराया एंड दे वर कंप्लीटली क्योर्ड ऑफ द डिजीज, ठीक है। पूरा इन्फेक्शन उनका हट चुका था, अब उन्हें कोई डिजीज नहीं था, कोई इन्फेक्शन नहीं था उनके बॉडी में। लेकिन सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया डर से कि नहीं 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 नहीं, पता नहीं अगर ये इसके पास अभी भी कोई जर्म्स हो, ये हमको इन्फेक्ट कर दे तो। और इस डर से उन्हें सोसाइटी में एक्सेप्ट वापस नहीं किया और उन्हें रेगुलर वर्क्स नहीं दिए। अब भाई जिंदा है तो खाने की तो जरूरत है, तो ये लोग जो थे कई बार तैयार हो गए कि ठीक है, आप मुझे कोई और काम नहीं दो, ये क्लीनिंग का काम ही दे दो, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपना भूख मिटा सकूंगा, ठीक है। तो बेटा इसी तरीके से बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग ऐसे काम करने के लिए मजबूर होते हैं। एक रीजन तो यही हो गया बेटा कि इट इज द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी एज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी कि हम डिस्क्रिमिनेशन को आज तक नहीं हटा सके, इजंट इट। तो बच्चों अभी आपकी बुक में देखिए, स्टेलिन के ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम है इंडिया अनटच्ड। पेज नंबर मैं देख के बताती हूँ आपको, हाँ बेटा पेज नंबर 148 पे ये इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ वीडियो, आप लोग इसे देखना, फिर अपने रिएक्शंस देना, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग 2 वीडियोज विथ यू। एक होगा बेटा ये जो क्लीनर्स है उनका, और दूसरा वीडियो होगा कि एक स्कूल है जहां पर छोटी छोटी बच्चियां जाती हैं, ठीक है, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इस डॉक्यूमेंट्री में शेयर किया है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों ये वीडियोस को देखो, ठीक है।